वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। क्योंकि अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यू जजेस को सिलेक्ट किया गया। अब पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या प्रोसीजर रहता है और कितने जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए इस समय पर सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं, लेकिन इन अपॉइंटमेंट्स के बाद इस समय पर कितने हो चुके हैं, 33, यानी एक वैकेंसी अब भी है। अब पहले एक बात समझिए, जो 34 है यह है सैंक्शनड स्ट्रेंथ, यानी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 34 हो सकते हैं मैक्सिमम। और इस समय पर कितने हैं, 33 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी 33 रिसेंटली हुई है, इससे पहले कम थे। अभी 9 न्यू जजेस को ऐड किया गया है। तो यही बात है मैंने आपको यहाँ पर लिखी है कि 9 न्यू जजेस हैज़ बीन एडिड। और जो मेन बात यह है कि अपने जुडिशियल सिस्टम में ना वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रही है शुरू से ही, लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो ये 9 जजेस सेलेक्ट किए गए हैं इनमें से 3 क्या है, वुमेन है। यानी एक इक्वालिटी देखी जा रही है यहाँ पर जजेस को सिलेक्ट करने में। कहीं ना कहीं महिलाएं भी जुडिशरी में एंटर कर रही है ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेन बात यह है, एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी महिला है जो पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। देखिए जो जजेस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वही बाद में क्या बनते हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी। यानी जो सबसे बुजुर्ग होगा वो क्या बन जाएगा बाद में जाके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस समय पर जो ये 3 वुमेन सेलेक्ट की गई है, इनमें से ऐसा होगी, एक ऐसा समय आएगा कि इनमें से एक महिला सबसे बड़ी जज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, और वो क्या बन जाएगी फिर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसका नाम क्या है, बीवी नागरत्ना। जो बीवी नागरत्ना है वो पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी जो एक महिला है, बीवी नागरत्ना। ये पहले इस समय पर क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट की जज है। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट का क्या तरीका रहता है, फिर वो सारी बातें करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस को सिलेक्ट किया जाता है वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले समझिए, एक टर्म आती है सुप्रीम कोर्ट में, कोलिजियम। अब कोलिजियम क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कौन हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा मुखिया हो गया, और उसके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी ये 5 बंदे मिलके ये नाम रिकमेंड करते किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि हमने कुछ नाम सेलेक्ट किया, आप इनको जज बना दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अभी क्या हुआ है, इस कोलिजियम ने, यानी इन 5 बंदों ने इकट्ठे होके 9 नेम्स रिकमेंड किए थे किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये सारी बात जो ये प्रोसीजर है कि कोलिजियम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को टू चूज द सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसे कहते हैं आर्टिकल नंबर 124। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज डन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस को सिलेक्ट करेगा। तो ये आर्टिकल 124 है, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। अब मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, सीधा कोलिजियम से प्रेसिडेंट के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती, प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है। क्या होता है, पहले कोलिजियम क्या करता है, कोलिजियम रिकमेंड करता है कुछ नाम, और वो सीधा प्रेसिडेंट पे नहीं जाते, वो जाते हैं पहले लॉ मिनिस्ट्री पे। यानी देखिए एक तरफ तो क्या हमारी जुडिशरी होगी जो अदालतें हैं, और दूसरी तरफ क्या है, सरकार। तो सरकार में कुछ मिनिस्ट्रीज बनी है, तो सरकार की रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, लॉ मिनिस्ट्री। भाई कानून से रिलेटेड कानून से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री है, कौन सी, लॉ मिनिस्ट्री। तो कॉलेजियम क्या करता है, अपनी जो रिकमेंडेशन है नेम्स की, वो किसके पास भेजता है, लॉ मिनिस्ट्री के पास। अब लॉ मिनिस्ट्री क्या करता है, वो ये चेक करता है कि जो नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो लोग, उनका बैकग्राउंड रिपोर्ट अच्छी है उन लोगों की। तो ये क्या करता है लॉ मिनिस्ट्री, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेज देता है वो नाम, कि आप एक बार इनके बैकग्राउंड को एक बार देख के बताइए कि क्या ये जज बनने लायक है या नहीं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी रिपोर्ट देती है, वो कहती है हाँ ये एलिजिबल है। फिर क्या होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है वो पर्सन्स के नाम कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट भी हमेशा सारे फैसले अपनी मर्जी से नहीं लेता। प्रेसिडेंट जो भी फैसले लेता है वो हमेशा किसकी मर्जी से लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, कुछ मिनिस्टरों का समूह, जो लोकसभा के टॉप मोस्ट जो एग्जीक्यूटिव हो गए, जो सरकार में बैठे हैं उनका समूह, जैसे मोदी हो गया, और मोदी के साथ कुछ 80 मिनिस्टर्स हैं, 80। तो इन सारे मिनिस्टर्स के समूह को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी ये सरकार में टॉप मोस्ट लेवल के हो गए। ठीक है, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये रिकमेंड करती है हर चीज़ प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट भाई
नॉमिनल हेड होता है इंडिया का, यानी बस दिखाने का हेड होता है, लेकिन असली में हेड कौन होता है, रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो यानी जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही होती है लगभग। तो प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी जो लगभग 80 मिनिस्टर्स हैं उनका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये 80 मिनिस्टर्स यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या उसे इन्हें जजेस बनाना चाहिए या नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे समझिए, कोलिजियम पहले भेजता है हमारा लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री भेजता है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो बता देते हैं ठीक है। फिर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड पीएम है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि हाँ इन्हें सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, ठीक है। तो फिर प्रेसिडेंट साइन कर देता है कि हाँ इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। अब इस इतना ये प्रोसेस इतना है। अब एक बात है, अगर मोदी ने यानी पीएम ने मना कर दिया कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाना, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है, फिर बस एक बार मना कर सकता है मोदी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर कह देंगे प्रेसिडेंट को कि इन पर्टिकुलर बंदों को जजेस मत बनाओ। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, उस चीज़ को वापस भेज देता है कोलिजियम पे कि आप अपने रिकमेंडेशन को एक बार फिर से देख के बताओ कि क्या आप अपने जो नेम्स है वो फिर से बदल सकते हो या नहीं। अगर कोलिजियम ने फिर से डिसाइड कर लिया, इन 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने फिर से डिसाइड कर लिया कि यही बंदे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने चाहिए, फिर वो कोलिजियम फिर से भेजता है प्रेसिडेंट के पास, और इस बारी यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो मना नहीं कर सकते, इस बार प्रेसिडेंट को उन्हें जज बनाना ही पड़ेगा। यानी देखा जाए तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात बस एक बार मान सकता है, यानी मोदी ने अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक बार रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को कि इन लोगों को जज मत बनाओ, तो प्रेसिडेंट एक बार ही उस चीज़ को वापस भेज सकता है कोलिजियम तक। और अगर कोलिजियम ने फिर से कह दिया कि हाँ यही जजेस बनेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वही जज बनेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जुडिशरी को यानी हमारी जो न्यायालय है उसको प्रियोरिटी दी गई है कंपेयर टू सरकार, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है एक किस्म से देखा जाए, क्योंकि अगर सोच के देखो, अगर जो सरकार बैठी है देश में, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को जज बनने ही नहीं देना चाहती और वो एलिजिबल है वो बंदा जज बनने के लिए, तो अगर यहाँ ऐसा होता कि सरकार मना कर दे तो वो जज नहीं बन पाएगा, तो ये गलत होता। यहाँ पर सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, कोलिजियम के हाथ में। और कोलिजियम कौन है, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही कम ऐसा केस होगा कि कोलिजियम कभी गलत डिसीजन ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सरकार, जो मोदी सरकार है, कोई भी सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो प्रेशर बना सकते हैं जुडिशरी के ऊपर कि अपने नाम बदल दो। कोलिजियम को कह देगी कि अपने नाम जो आप रिकमेंड कर रहे हो वो बदल दो। तो अगर कोलिजियम प्रेशर में आता है तो वो नाम बदल भी सकता है, अन्यथा जो नाम कोलिजियम रिकमेंड करता है वही क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और इसी को कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। अब एक बात है, कोलिजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन 2014 में क्या किया गया था, एक नया सिस्टम लाया गया था जिसको कहते थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014, और ये आई थी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, यानी संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट की गई 99वें संशोधन के द्वारा, और उसमें ऐड कर दिया गया कि एक बॉडी बना देते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इस कमीशन का क्या काम होगा, यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम को हटा दिया जाएगा, यानी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर 4 सीनियर मोस्ट जजेस डिसीजन नहीं लेंगे, अपितु एक अलग से बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा NJAC, और वो NJAC ही डिसीजन लेगा कि किसको जज बनाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये डिसीजन गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बॉडी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट फिर से क्या लागू कर देती है, हमारा कोलिजियम सिस्टम, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इस बॉडी को। तो ये सारी बातें थी आपको कोलिजियम के बारे में जो समझने की थी। तो समझ गए कोलिजियम क्या है, कोलिजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का समूह है जो रिकमेंड करता है कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। तो इतनी बातें हमने कर ली इसके बारे में। अब एक सिस्टम है, सोच के देखो, अगर ये अपॉइंटमेंट ना होती और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 सीटें खाली पड़ी थी, तो उन सीट्स को और कैसे भर सकते हैं। तो एक और तरीका है उन सीट्स को भरने का, विदाउट ये इतने बड़े प्रोसेस की जगह एक और तरीका है कि अगर हमारा जो है आर्टिकल 127, तो आर्टिकल 127 क्या कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने पहले अपनी परमिशन दे दी, तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो अपने आप किसी भी व्यक्ति को जज बना सकता है सुप्रीम कोर्ट का। कैसे, अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हाँ एक जज ढूंढ के लाओ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो देश में हाई कोर्ट्स है उन हाई कोर्ट्स के जजेस से बात करेगा, यानी उनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेगा कि मुझे एक पर्टिकुलर जज चाहिए। फिर ये आपस में दोनों डिस्कस करेंगे, यानी
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज है और किसी भी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जज है, वो आपस में डिसाइड करेंगे और उस हाई कोर्ट के जज को क्या बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो यही हमारा लिखा गया आर्टिकल नंबर 127। और ऐसे जजेस को कहते हैं एड होक जजेस। समझ गए? यानी वैकेंसीज को फिल करने के लिए एक सिंपल तरीका है क्या, कि अगर प्रेसिडेंट कह दे कि ये वैकेंसी फिल करो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात करेगा और किसी भी व्यक्ति को क्या बना देगा, जज बना देगा सुप्रीम कोर्ट का। और जिस तरीके से ये चल रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसे ही क्या है हमारा हाई कोर्ट के अंदर। यानी आर्टिकल 224 क्या कहता है कि अगर हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, वहां पर डिसीजन लेने के लिए जज कम है, तो क्या होएगा, प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाएगी और प्रेसिडेंट कहेगा हाई कोर्ट के जज को कि हाँ और जजेस को ढूंढ लो। फिर वो क्या करेगा, चीफ जस्टिस जो वो हाई कोर्ट का है, वो किसी भी व्यक्ति को जो इस हाई कोर्ट के अंदर पहले जज रह चुका है, उस व्यक्ति को क्या बना देगा, हाई कोर्ट का जज। और ऐसा व्यक्ति जो पहले रिटायर हो चुका है और जिसको फिर से जज बनाया जाएगा, उसी को कहते हैं एड होक जज। तो एड होक जज दो जगह पर बन सकते हैं, एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 127 में है, और दूसरा हमारा कहाँ पे, हाई कोर्ट में, जो आर्टिकल 224A है। तो यही बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम में पूरा लंबा प्रोसेस फॉलो होता है, और जो ये शॉर्ट एडहॉक जजेस का है, इनमें रिटायर्ड जजेस को क्या बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बना देता है। यानी जो रिटायर होकर जा चुके हैं उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी बनाया जा सकता है विद द प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट से पहले ही परमिशन प्राप्त करके फिर किसी एक व्यक्ति को उठा के जज बना देंगे। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो इसको फिर से पीछे जाके एक बार पूरे को देखें, आई एश्योर यू कि आप समझ जाओगे। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।